अगर मैं आपको बताऊं कि जहां पर आज कर्नाटक है, वर्तमान में जहां कर्नाटक है, यहाँ पर मैसूर नाम का एक स्टेट हुआ करता था, मैसूर हुआ करता था। आज भी कर्नाटक में एक जगह है मैसूरू के नाम से। और जिस कर्नाटक की हम बात कर रहे हैं, इसका एरिया कहां तक फैला हुआ था? वर्तमान कर्नाटक में तो था ही, इसका क्षेत्रफल तमिलनाडु तक फैला हुआ था। इसीलिए अभी आप देखना, जब मैं कर्नेटिक वॉर्स की बात करूंगा ना, तो कई सारी जगह तमिलनाडु की भी आ जाएंगी। और इन युद्धों का जो एक भारत के अंदर में जो एक एपी सेंटर था, वो तमिलनाडु वाला ही एरिया था। कर्नाटक की रियासत हुआ करती थी, ठीक है। और उसका विस्तार जो है कई सारे क्षेत्रों में, केरला के, तमिलनाडु के, कर्नाटक तो है ही, इन सारे एरियाज में उसका विस्तार था। और उस समय से क्या बुलाते थे? मैसूरू। एट दैट टाइम इसको बुलाते थे मैसूरू के नाम से, ठीक है भाई। तो थोड़ा सा आपको यहाँ पे ध्यान रखना कि वर्तमान में जो बॉर्डर्स वगैरह हैं, आज के 200 साल पहले, 150 साल पहले ऐसे बॉर्डर्स नहीं थे, जगहों के नाम भी चेंज थे, ठीक है भाई। तो आप इस बात को अपने दिमाग में रखिएगा, तो आपको समझने में आसानी रहेगी, ठीक है भाई। चलिए आगे चलते हैं हम लोग और बात करते हैं, जरा कर्नाटक के पहले युद्ध की बात करते हैं। आप कर्नाटक के फर्स्ट वॉर की बात करते हैं। फर्स्ट वॉर ऑफ कर्नाटक, ओके। कब से कब तक हुआ? 1746 टू 48। और इसके स्टार्ट होने के पीछे का एक बड़ा रीजन क्या था? एक बड़ा रीजन था ऑस्ट्रिया का सक्सेशन वॉर। सक्सेशन वॉर ऑफ ऑस्ट्रिया। यूरोप के अंदर में एक देश है ऑस्ट्रिया, और यहां के राजा की डेथ हो चुकी थी। अब ब्रिटेन और फ्रांस ये चाहते थे कि जो नया राजा बने वो ब्रिटेन के हिसाब से करे, फ्रांस चाहता था हमारे हिसाब से काम करे। ऐसे में दोनों आपस में लड़ गए और ये युद्ध दुनिया हर उस हिस्से तक फैल गया जहां पर ब्रिटेन और फ्रांस दोनों मौजूद थे। अच्छा, 1748 आते आते दोनों पार्टियों के बीच में एक संधि हुई, एक ट्रीटी हुई इन दोनों के बीच में। और ये ट्रीटी कहां पर हुई थी भाई? देखो, जैसे दो पार्टियां लड़ गई आपस में, तो बाद में उनके बीच कॉम्प्रोमाइज भी तो होते हैं। तो वही समझ लो, ट्रीटी, समझौता हुआ इनके बीच में। समझौता हुआ एक्स ला शैपल में। एक्स ला शैपल कहां पड़ता है? दिस इज द प्लेस इन फ्रांस। और दूसरी बात बता दो मैं आपको, संधियां हो, युद्ध हो, ठीक है, ट्रीटी को हिंदी में कहते हैं संधि। हिंदी में क्या कहते हैं? इसको संधि कहते हैं। संधियां है, युद्ध है, ठीक है, ये जगहों के नाम पर चलते हैं, जिस जगह पर है उसके नाम से जाने जाते हैं। तो संधि हुई इनके बीच में एक्स ला शैपल में, स्क्रीन पर देख लेंगे आप लोग। और ये जगह कहां पर है? एक्स ला शैपल। दिस इज द प्लेस इन फ्रांस। ये जगह पड़ती है फ्रांस के अंदर में। और इस ट्रीटी में यह डिसाइड किया गया कि अब हम लोग आपस में नहीं लड़ेंगे, कभी नहीं लड़ेंगे, बिल्कुल नहीं लड़ेंगे। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, कॉम्प्रोमाइज, संधियां, होता क्या है? पेपर तो होता है, डॉक्यूमेंट तो होता है। मानो तो बहुत कुछ है और ना मानो तो वो कुछ भी नहीं है। और 1749 आते आते दोनों पार्टीज फिर से लड़ गए। ऑल्दो इस बार आग लगी थी हिंदुस्तान के अंदर में। समंदर के अंदर में इनके जहाजों के बीच में प्रॉब्लम्स हुई, और वो प्रॉब्लम इतनी ज्यादा बढ़ गई कि इंडिया के में, मॉरिशस के अंदर में, मालदीव्स के अंदर में, जहां जहां पर ये लोग मौजूद थे, वहां वहां पर ये लोग आपस में लड़, ठीक है भाई। और अच्छा, आप, ये एक अलग कहानी है, ठीक है, पैसा ही पैसा। चलिए आगे चलते हैं हम लोग।
ओके, आप लोगों की तरफ से रिक्वेस्ट आई है कि हाइलाइटर की जगह पे पेन यूज कर लूं मैं, तो चलिए मैं पेन यूज कर लेता हूं, आप लोग देख लीजिए। ठीक है, हाइलाइटर मैं इसलिए यूज करता था क्योंकि बच्चे विजिबिलिटी का बोलते थे कई बारी। ठीक है, तो ठीक है भाई। तो अभी यहां पर है क्या चीज, अगला मुद्दा है सेकंड कर्नाटिक वॉर, कर्नाटक का दूसरा युद्ध। और यह कब से कब तक हुआ, 1749 से 54। इसके रीजंस लोकल रीजंस थे, दोनों पार्टियों के बीच में समंदर के अंदर राइवलरी हो गई और उसकी वजह से प्रॉब्लम यहां पे बढ़ गई। हालांकि बहुत जल्दी ही युद्ध यहाँ पे समाप्त भी हो गया। ठीक है भाई, और जब तक ये युद्ध भारत में समाप्त हुआ तब तक यहाँ पे दो ग्रुप्स बन चुके थे, और वो ग्रुप कहां कहां से उभर करके आए थे मैं आपको जरा दिखाता हूं यहां पे। आप लोग स्क्रीन पर देखिएगा, यहां देखिए, ये है वो दो ग्रुप्स के बारे में। देखिए, सेकेंड कर्नेटिक वॉर के टाइम पर अंग्रेज और फ्रांसीसी तो आपस में लड़ ही रहे थे, लेकिन भारत के अंदर में हैदराबाद और कर्नाटक दो राज्य थे इंडिया के अंदर में। एक था राज्य हैदराबाद, स्क्रीन पर देख लेंगे, और जहां सी लिखा है दैट इज कर्नाटक। अच्छा भाई, हैदराबाद के अंदर में मुजफ्फर जंग और नासिर जंग ये दोनों आपस में लड़ रहे थे। हैदराबाद में कौन लड़ रहा था, मुजफ्फर जंग और नासिर जंग। अब मुजफ्फर जंग जो है वो फ्रांसीसी के साथ चला गया और नासिर जंग चला गया अंग्रेजों के साथ में। आप ऊपर देखो, यहां पे लिखा है, बहुत ध्यान से देखना गाइस। अच्छा, कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक के अंदर में चांदा साहब थे और एक बंदा यहां पर और था अनवरुद्दीन। ये दोनों आपस में लड़ रहे थे कि कर्नाटक का नवाब कौन बनेगा। चांदा साहब जो है वो फ्रांसीसियों के साथ चले और अनवरुद्दीन जाहिर सी बात है कि अपोजिट पार्टी के साइड में जाएगा। ठीक है भाई, तो इस तरीके से जो है भारत के अंदर में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में जो कन्फ्लिक्ट हो रहा था उसने लोकल लेवल पर भी लोगों को इन्वॉल्व करना स्टार्ट कर दिया। और जरा आप ध्यान दीजिएगा कि हमारे अगर लोकल लेवल पर जो रूलर्स हैं अगर वो इन झगड़ों के अंदर में इन्वॉल्व होंगे तो बहुत जाहिर से बात है कि अंग्रेजों को, फ्रांसीसियों को हमारे आपस के झगड़ों में इंटरवीन करने का मौका मिलेगा। और अगर अंग्रेज, फ्रांसीसी या कोई भी बाहरी पावर हमारे आपस के झगड़ों में इंटरवीन करेगी तो बेनिफिट किसको होने वाला है, हमको या इन विदेशियों को? फटाफट आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके बताइए जल्दी, ये फटाफट किसको फायदा होने वाला है? बेटा जतिन, सारे जगहों का जो ओवरऑल जो प्लेस है वो कर्नाटक का एरिया है। ठीक है, किसको बेनिफिट होंगे, फॉरेनर्स को या हमको? ओके, बिल्कुल बात है। अभिषेक, इस सवाल का जवाब टेक्निकल टीम दे सकती है, मैं नहीं दे सकता हूं। ठीक है चलिए, आप लोग भी ना सारी चीजें यहां पर भारत सरकार भी इसी के माध्यम से प्रेजेंटेशन दे रही है, पता है आपको? अभी इंडियन गवर्नमेंट का एक प्रेजेंटेशन देख रहा था, वो भी जूम पे ही चल रहा था। तो धैर्य रखिए, पेशेंस रखिए आ रही बात समझ में? ओके, देश भी खाने के बहुत मौके मिलेंगे आपको। ओके, अब इन दोनों पार्टीज के, अच्छा आप लोग मुझे ये बताओ कि
पेन से मैं लिख रहा हूं तो आप कंफर्टेबल हैं? इसके पहले मैं हाइलाइटर यूज कर रहा था, अभी मैं पेन से लिख रहा हूं, तो यू गाइज आर कंफर्टेबल और नॉट? बेटा आप लोग ध्यान से सुना करो, मैंने बार बार कहा आदित्य कि सेकेंड वॉर का जो रीजन था वो इंडिया के अंदर में ब्रिटेन और फ्रांस के बीच की लोकल लेवल पे जो राइवलरी थी, दैट वाज द मेन रीजन, वो रीजन था। ठीक है, इंडिया के ट्रेड के ऊपर में कब्जा करना। ओके ठीक है भाई, फाइन, आप लोग कंफर्टेबल हो तो मैं भी कंफर्टेबल हूं। ठीक है, चलिए, तो इस वॉर का एंड हुआ बाय ट्रीटी ऑफ पुदुरी या पौंडीचेरी। इस युद्ध का अंत हुआ पौंडीचेरी की संधि से। अब ध्यान रखिएगा, आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं कि कर्नाटक के फर्स्ट वॉर का एंड कौन सी ट्रीटी से हुआ? एक्स-लास-एपल से उसका एंड हुआ। अगले क्लास में क्वेश्चन दो मैं तुमको मैचिंग में, तो ध्यान से कर लो, पहले बता के चल रहा हूं। मैचिंग वाले क्वेश्चन लाऊंगा अगली क्लास में, जहां पे कर्नाटक के तीनों वॉर्स से जुड़े हुए काफी अच्छे क्वेश्चंस होंगे वहां पे। अच्छा, इसके अलावा इसका जो सेकंड वॉर है उसका एंड कौन सी ट्रीटी से हुआ? पौंडीचेरी से हुआ, पौंडीचेरी की संधि से उसका अंत हुआ। अच्छा भाई, इसके बाद में थर्ड कर्नेटिक वॉर की बात करते हैं। तो थर्ड कर्नेटिक वॉर का जो टाइम पीरियड है दैट इज 1756 टू 1763। दिस इज द टाइम पीरियड ऑफ थर्ड कर्नेटिक वॉर। और थर्ड कर्नेटिक वॉर का जो रीजन था वो रीजन था अगेन ऑस्ट्रिया। हालांकि यहाँ पे शायद लिखा नहीं है, लिखा है क्या? देख लेता हूं मैं एक बार, मुझे दिख तो नहीं रहा, यहाँ नहीं लिखा है। ठीक है, यहाँ लिखा है 7 years वॉर ऑफ 7 years वॉर इन यूरोप बिटवीन फ्रेंच एंड द ब्रिटिश। ब्रिटेन और फ्रांस के लोगों के बीच में यूरोप में 7 वर्षों का, जी हाँ, इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं सप्तवर्षीय युद्ध। आप लोग अगर ईयर देखो तो आपको दिखाई भी पड़ेगा 7 years यहाँ पे हो भी रहे हैं। सप्तवर्षीय युद्ध, 7 years। अच्छा भाई, 7 सालों तक लड़ते रहे और इस युद्ध के अंदर फ्रांस को हार का सामना करना पड़ा। अच्छा, आप लोग जरा मुझे बताओ कि क्या आप लोग इस बात को समझ पाएंगे अगर मैं इसको इंटरनेशनल लेवल पर अमेरिका के रिवॉल्यूशन से जोड़ूं? फटाफट आप लोग रिप्लाई करो पहले। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं अमेरिका की रिवॉल्यूशन के साथ में इसका एक कनेक्शन बना कर दूं आपको, तो बताओ मुझे, अदरवाइज मैं इंडिया में ही घुमा के आपको आगे लेके चला जाऊंगा। ठीक है भाई, अरे मैं तो गाइड हूं ना मैं तो गाइड हूं। ठीक है, तो पूछना पड़ेगा ना कि आप घूमना चाहेंगे अमेरिका या इंडिया में ही घूम के बाहर निकले? काफी कम लोगों के मैसेजेस आए यार। अच्छा, नहीं नहीं, काफी लोगों के मैसेजेस आए। ठीक है भाई, चलिए बताता हूं मैं फिर आप लोगों को। आप पहले इंडिया घूम लो, और आप लोगों ने बता दिया है तो मैं आपको अमेरिका भी घुमाऊंगा फिर। देखिए, अब इस युद्ध के अंदर में एक युद्ध हुआ था। देखो जरा बहुत ध्यान से समझना बच्चों, कि जब कोई बड़ा युद्ध होता है तो उसमें कई सारे छोटे छोटे युद्ध भी तो होते हैं। आप सिंपल समझो कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कई सारे युद्ध हो चुके हैं, लेकिन हमने उनके साथ युद्ध कई मोर्चों पर ना, कि जम्मू कश्मीर के अंदर फ्रंट खुला तो वहां पे कई जगह हैं। राजस्थान में अगर फ्रंट खुला, फ्रंट खुलना मतलब कि वहां मोर्चा खुल गया, वहां वॉर शुरू हो गई। हमारा चीन के साथ जो बॉर्डर है वो कई सेक्टर में बटा हुआ है। ईस्टर्न सेक्टर जिसमें सिक्किम और अरुणाचल वगैरह के एरियाज आते हैं। मिडिल सेक्टर जहां पर उत्तराखंड हिमाचल का एरिया आता है। वेस्टर्न सेक्टर का एरिया जहां पर कश्मीर का क्षेत्र आता है। तो अगर मान लीजिए भगवान करे कभी ऐसा हो, क्योंकि देखो एक बात बता दूं, युद्ध को बोल देना बड़ा आसान होता है, लेकिन युद्ध जब होता है ना तो उसके बहुत गंभीर कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, और कोई भी देश आसानी से कभी युद्ध लड़ता नहीं है। और एक बात कही जाती है कि युद्ध का आरंभ नेता करते हैं, मारा सैनिक जाता है, और युद्ध का अंत नेता हाथ मिला करके करते हैं। लेकिन इन सबके जिसकी जान जाती है वो होते हैं सैनिक, किसी भी देश के हों।
ओके, तो अभी अल्टीमेटली यहां पर है क्या चीज कि एक जगह है यहां पर वांडी वॉश, देयर इज अ प्लेस वांडी वॉश, और वांडी वॉश जो है ये जगह पड़ती है तमिलनाडु के अंदर में, और यहां पर अंग्रेजों को बहुत बुरी तरीके से, अंग्रेजों ने बहुत बुरी तरीके से फ्रांसीसियों को हरा दिया, और इस तरीके से भारत के अंदर में फ्रांसीसियों की पावर का पैकअप दिया अंग्रेजों ने 1760 में। लेकिन अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर एक बात बताओ, भारत के अंदर में जब फ्रांसीसी 1760 में हार गए, बच्चों स्क्रीन पर देखना जरा, 1760 में जब फ्रांसीसी हार गए, लेकिन युद्ध तो आप बता रहे हो 63 तक चला, और युद्ध का अंत कौन सी संधि से हुआ है? का अंत हुआ है पेरिस की संधि से, बाय ट्रीटी ऑफ पेरिस। तो अब यहीं पर कनेक्शन आता है यूरोप का और अमेरिका का। चलिए मैं आपको जरा उन कनेक्शंस के बारे में जानकारी देता हूं। देखिए, ये जो 7 इयर्स वॉर था, ये जो 7 इयर्स वॉर था, ये यूरोप के अंदर भी चल रहा था। कहां कहां चल रहा था? ये यूरोप में चल रहा था। ये युद्ध नॉर्थ अमेरिका में चल रहा था। ये युद्ध इंडिया के अंदर भी चल रहा था। ये 3 मेजर प्लेसेस हैं। इंडिया में क्या हुआ ये मैंने आपको बता दिया। इंडिया 1760 में, 1760 में जो फ्रांसीसी हैं इनको अंग्रेजों ने हरा दिया। अच्छा भाई, अब चूंकि ये युद्ध कई सारे एरिया में चल रहा है, इंडिया में फ्रांसीसी हार तो गए लेकिन अभी कोई क्लियर रिजल्ट नहीं आया। अच्छा, 1763 आते आते 1763 आते आते फ्रांसीसियों को हार का सामना करना पड़ा। अमेरिका के अंदर भी, अमेरिका में भी फ्रांसीसी हार गए, और इसीलिए 1763 में हुई पेरिस की संधि यूरोप के अंदर में, जिसके माध्यम से इस युद्ध को खत्म कर दिया गया। क्या हुआ? ट्रीटी ऑफ पेरिस हुई। लेकिन एक बात मैं तुमको बता दूं कि भले बैन यहां पर जीत गया, भले ब्रिटेन यहां पर जीत गया, लेकिन ब्रिटेन को भी बहुत लॉस हुआ। आप सोचिए ना कि अगर 7 साल तक, अगर कोई देश 7 साल तक लड़ता रहे लगातार, तो उसकी इकोनॉमी की हालत क्या होगी? जरा आप लोग अपने अंदाजे से बताइए कि ब्रिटेन की इकोनॉमी की हालत क्या होने वाली है। ठीक है, ब्रिटेन की इकोनॉमी हालत बहुत खराब हो गई, और ब्रिटेन को चाहिए था पैसा। अच्छा, उस समय जो अमेरिका था वो ब्रिटेन के ही कब्जे में था, और ऐसे में ब्रिटेन की जो गवर्नमेंट है उन्होंने अमेरिका के लोगों पर एक्सेसिव टैक्सिंग करनी शुरू कर दी। और ब्रिटेन की सरकार ने अमेरिका के लोगों पर एक्सेसिव टैक्सिंग करनी शुरू कर दी, तो अमेरिका के लोग भड़क गए, और वहां पर एक स्लोगन निकला, नो टैक्स विदाउट रिप्रेजेंटेशन, कि जब तक हम लोगों को ब्रिटेन की पार्लियामेंट के अंदर में रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलेगा तब तक आप हम पर टैक्स नहीं लगा सकते। और यहां पर जो आग भड़कना शुरू हुई 1763 के अराउंड, 1776 आते आते, 1776 आते आते उसने एक बहुत बड़ी घटना बन गई, और अमेरिकन रिवॉल्यूशन स्टार्ट हो जाती है यहीं पर। और यह कहानी इतनी इंटरेस्टिंग है, यह कहानी इतनी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है कि फ्रांस भी इसमें अमेरिका का साथ देने कूद जाएगा। फ्रांस क्यों कूद जाएगा? क्योंकि 7 इयर्स वॉर में फ्रांस हारा था, मैंने अभी आपको बताया, और जब अमेरिका के ब्रिटेन से लड़ेंगे तो फ्रांस आएगा और ऐसे ताली मारेगा, अच्छा अमेरिका के लोग ब्रिटेन को मार रहे हैं, और इस ब्रिटेन ने मुझे पीटा था 7 इयर्स वॉर में, अभी देखो मैं मजा चखाता हूं। और क्या करेगा? और फ्रांस क्या करेगा? वो अमेरिकन का साथ दे देगा, अमेरिकन की ताकत बढ़ जाएगी, वो ब्रिटेन को पीट देंगे, अमेरिका आजाद हो जाएगा। आप समझ रहे हैं? तो किस तरीके से एक घटना दूसरी घटना को ट्रिगर कर देती है, और हो सकता है कि वो आपके लोकल एरिया में ना हो, कहीं और हो।
आई होप सो आपको ये जो कनेक्शन है, आई होप सो ये जो कनेक्शन है आपको अमेरिकन रिवॉल्यूशन के साथ में ये समझ में आया होगा। आप लोग फटाफट पहले मुझे ये बताओ, अमेरिकन रिवॉल्यूशन के साथ में जो कनेक्शन मैंने बताया आपको, ये आपको समझ में आया कि नहीं? ठीक है भाई, अदरवाइज मैं ऐसे जो इंटरनेशनल कनेक्शंस हैं वो मैं बताना बंद कर दूंगा अगर आप लोग डिस्कंफर्ट में जाते हैं तो। ओके, बिल्कुल सार्थक राठी, सौरभ सिसोदिया, सत्यम सिंह। ओके, आप लोगों ने लगभग सब लोगों ने मैसेजेस किए हैं, सबके नाम मैं नहीं पढ़ पाऊंगा गाइस, लेकिन आप लोगों ने जो एक इंटरेस्ट दिखाया है, आप लोगों ने जो एक हौसला दिखाया है, ठीक है, उसको देख करके मुझे अच्छा लग रहा है और मुझे खुद भी एक इंस्पिरेशन मिल रही है कि मैं आपको ये चीजें बताता हुआ चलूं। ठीक है भाई, ओके, तो ठीक है भाई, बहुत अच्छे, चलिए आगे चलते हैं। देखिए बहुत सिंपल सी कहानी थी बेटा। आप हिमांशु, सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट तो पहले ठीक से पढ़ लीजिए। दैट सेगमेंट इज लीस्ट इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम्स, लीस्ट इंपॉर्टेंट है। मैं अक्सर लोगों को देखता हूं, कई सारे कोचिंग से उनके प्लान्स वगैरह सब आते रहते हैं, लोग जो सबसे कम इंपॉर्टेंट एरिया है सबसे पहले पढ़ाना शुरू कर देते हैं और सबसे जो इंपॉर्टेंट एरिया है उनके लिए बाद में कम टाइम बचता है उनके पास। लेकिन मेरा प्लान बिल्कुल डिफरेंट होता है। मेरा प्लान होता है कि मैं सबसे पहले आपको सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट कराऊं जहां से आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चंस उठते हैं, एंड दैट इज द मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, ताकि आपको रिवीजन का टाइम भी सबसे ज्यादा मिले। एक बात किएगा, उसी टीचर के स्टूडेंट्स ज्यादा सिलेक्टेड होते हैं जो टीचर खुद भी बहुत साइंटिफिक तरीके से करता है और जिसने खुद भी क्लोजली इन एग्जाम्स को देखा होता है। आप 129 कोर्स नंबर 129 IMA एंड कोर्स नंबर 130, इन दोनों का SSB तो मैंने भी फेस किया हुआ है, एंड टेक्निकल एंट्री स्कीम नंबर 15 TES 15, ये सब मेरे एक्सपीरियंसेस। ठीक है, तो मुझे पता है बहुत बेहतर तरीके से कि कम से कम एफर्ट डाल करके ज्यादा से ज्यादा आउटपुट कैसे निकाले जाते हैं। आ रही बात समझ में? एंड एट दैट टाइम आई वाज इन कॉलेज। ठीक है, वो CDS की थी 129 एंड 30, SSB इलाहाबाद एंड SSB भोपाल। ओके, तो मैं जैसे आपको बता रहा हूं ना, जस्ट दिस, इसको फॉलो करिए। टेक्निकल एंट्री स्कीम के बारे में कभी चर्चा कर लेंगे। ये 12वीं के बाद में आपको सेना के द्वारा बीटेक करवाने का एक मौका जो है देता है टेक्निकल एंट्री स्कीम। ठीक है भाई, आपको डायरेक्टली बुलाया जाता था उस टाइम पर, जो है SSB के लिए डायरेक्ट आते थे। ओके, अगर आपके परसेंटेज जो है PCM के अंदर में अच्छे हैं तो। चलिए भाई, तो हम लोग बात कर रहे थे यहाँ पे आप 7 इयर्स वॉर वगैरह की बात कर रहे थे, फाइन। और मैं आपको बता रहा था किस तरीके यहाँ पर जो ब्रिटेन है पहले उसने फ्रांस को हराया 7 ईयर वॉर के अंदर में, और उसके बाद में जब अमेरिका और ब्रिटेन के बीच हुआ तो फिर फ्रांस ने अमेरिकन की हेल्प की ब्रिटेन को मजा चखाने के लिए। ठीक है भाई, ओके, तो मेरे हिसाब से तनवीर, अगर मेरी आवाज तनवीर तक पहुंच रही है तो तनवीर फटाफट बताओ, और मोहित भट्ट, आप लोगों को समझ में आया कि नहीं? ठीक है, अच्छा भाई, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। और ये जो तुम्हें यहाँ पे एक स्लाइड दिख रही है, एक मीम दिख रहा है ना, पैसा ही पैसा होगा, ये स्लाइड मैंने ऐड करी थी आपको बंगाल को समझाने के लिए। हुआ क्या है कि जब अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को हरा दिया, ठीक है, तो लगभग इसी टाइम पर अंग्रेज बंगाल के अंदर भी अपनी पावर को बनने के लिए काम कर रहे थे। और जिस समय कर्नाटक का थर्ड वॉर चल रहा था 1756 टू 1763, बहुत ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, बी वेरी केयरफुल, 1756 टू 1763, दिस वाज द थर्ड कर्नाटिक वॉर। और इसी के बीच में एक ईयर आता है 1757, जिसे हम लोग कहते हैं बैटल ऑफ प्लासी।
और अंग्रेज बंगाल पर कब्जा करना क्यों चाहते थे, वो मी बहुत बढ़िया से बता रहा है हम लोगों को, क्योंकि बंगाल भारत का सबसे बड़ा और सबसे धनी राज्य हुआ करता था, एंड दैट्स व्हाई दे वांटेड टू कैप्चर द बंगाल, इसीलिए वो बंगाल कैप्चर करना चाहते थे। ठीक है भाई, ओके। अच्छा भाई, ठीक है तनवीर, फाइन, ओके। ओके गाइस, आप आगे चलते हैं हम लोग, और मैं आप लोगों को जो है बताता हूं जरा बंग बारे में। सबसे पहले की पॉइंट्स की बात कर लेता हूं। रिचेस्ट एंड लार्जेस्ट, भारत का सबसे धनी राज्य और भारत का सबसे बड़ा राज्य, ये दो विशेषताएं थी बंगाल की। अच्छा भाई, आप बंगाल की जो पावर है, बंगाल की पावर बढ़ना शुरू हुई जिस समय यहां पर नवाब बना मुर्शिद कुली खान। एक बंदा था यहां पे बंगाल का नवाब बना था, इसका नाम था मुर्शिद कुली खान। मुर्शिद कुली खान बंगाल का नवाब बना था 1777 में। इसको बंगाल का नवाब बनाया गया था 1717 में, एंड ये बहुत शार्प बंदा था। और मुर्शिद कुली खान ने धीरे धीरे बंगाल के अंदर में अपने आप को फ्री कर लिया मुगलों से। ये वो टाइम था जब इंडिया के अंदर में शासन चल रहा था मुगलों का। लेकिन एक बात मैं और यहां पे जोड़ दूं कि इसी समय पर, आप लोग स्क्रीन पर ध्यान दे लेंगे, इसी समय पर इंडिया के अंदर में जो मुगलों की जो पावर थी वो बहुत तेजी से डिक्लाइन हो रही थी, इनकी ताकत बहुत तेजी से घट रही थी। और अब आप लोग मुझे बताओ कि जब भारत में मुगलों की ताकत घटेगी तो क्या कोई इनकी सुनेगा? बताइए भाई, कि अगर भारत में मुगलों की ताकत घटेगी तो क्या कोई उनकी सुनने वाला है? कोई नहीं सुनने वाला इनकी। आप इसको ऐसे समझिए कि अगर आप इस समय, जैसे आज पैंडेमिक का एक दौर चल रहा है और टफ टाइम चल रहा है, पोस्ट करके देखिए कि इस समय भारत के प्रधानमंत्री मनमोहन जी होते तो ऐसा बहुत ज्यादा संभव था कि भारत के हालात और खराब होते। पॉसिबिलिटीज की बात है, मैं मोदी जी का सपोर्टर नहीं हूं, अरे समझ में, लेकिन तुलनात्मक रूप से अगर अध्ययन करें ना, तुलनात्मक रूप से अगर अध्ययन करें तो संभवतः हालात और खराब होते। ये नहीं कि मनमोहन जी खराब थे, ना ना, मनमोहन जी खराब नहीं थे। मनमोहन जी के हाथों में पूरी पावर तो थी ही नहीं, और अगर प्रधानमंत्री के हाथों में पूरी ताकत नहीं होगी तो वो अपना काम फ्री होकर नहीं कर पाए। और शायद इसी दर्द को मनमोहन जी ने आज बयान भी किया है, आज या कल की बात है, लेकिन मोदी जी की हालत ऐसी हो गई है ना, वो किसी को सुनना नहीं आते। मनमोहन जी ने बहुत शानदार बात बोली है, मोदी जी को एक संदेश दिया है मनमोहन जी ने, और सुननी चाहिए मनमोहन जी की बात, क्योंकि बहुत बड़े इंटेलेक्चुअल्स में से एक है मनमोहन जी। मनमोहन जी ने साफ साफ कहा कि अगर आप ठीक से काम नहीं कर पाते हैं इस समय, तो जनता ने जो इतनी बड़ी मेजोरिटी आपको दी है, ये उसका डिसरिस्पेक्ट हो जाएगा। और थोड़ा सा जब आप भाषण वगैरह दिया करिए तो थोड़ा सा ध्यान से दिया करिए, शब्दों के चयन में थोड़ी सी सावधानी रखिए। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ये हमारे मोदी जी के वीक पॉइंट्स हैं। मोदी जी जब भाषण देना शुरू करते हैं तो कई बार अनाप शनाप, उल्टा पुल्टा, सही गलत सब कोई मैटर नहीं करता बोल के चले आते हैं। ये उनका 2014 से लेकर के अब तक इतिहास है। घटनाएं गिनाने पर आऊंगा, ढेर सारी निकल के आएंगी, लेकिन जनता का प्यार तो मोदी जी को मिल ही रहा है, तो उसका सम्मान करना मोदी जी की जिम्मेदारी है। अच्छा भाई चलिए, तो हम लोग अब मुगलों की बात कर रहे थे। मैं आपको यही दो एग्जाम्पल देके बता रहा था कि मोदी जी के पास पूर्ण बहुमत है, पूर्ण बहुमत है उनकी पार्टी के पास में, और उनकी बात कोई ना सुने ऐसा हो ही नहीं सकता। अब तो राज्यसभा के अंदर भी उनके पास में एक अच्छे खासे नंबर्स हैं, तो अब तो मोदी जी जो चाहे कर सकते हैं।
अच्छा भाई, तो अभी अल्टीमेटली यहां पर है क्या चीज, अच्छे तो नहीं है, मोहित सही बात है, अच्छे बिल्कुल नहीं है। ठीक है, हम लोग कंपैरिजन की बात करते हैं कि कहां पर ज्यादा खराब, कौन कम खराब। और एक बात ध्यान रखिएगा, इंडिया की पॉलिटिक्स आपको दो चीजें ऑफर करती है। इंडिया की पॉलिटिक्स आपको दो चीजें ऑफर करती है, 60% खराब चलेगा या 70% खराब चलेगा। आप ये देख लो, अच्छे की बात मत करिएगा। अच्छा कोई नहीं मिलने वाला आपको। ओके, आप बिल्कुल सही बात है हर्ष, ये हम सभी लोग जानते हैं। ठीक है, ये बिल्कुल सही बात तुमने कही है, और मैं खुद भी, आप करंट अफेयर्स की क्लासेस अगर करते होंगे तो मैं खुद भी सरकार को कई बार आड़े हाथों लेता हूं। ठीक है भाई, ओके चलिए आगे चलते हैं। तो अब ठीक है भाई, तो यहाँ पर तो देखो मोदी जी भी हमारी क्लास में हैं, मोदी जी भी मजे ले रहे हैं क्लास में बैठ करके, और मोदी जी भी कह रहे हैं सब सरकारें ऐसी ही होती हैं। आ, चलो यार, तुम लोग ना मजे लेने आए। चलिए भाई, स्क्रीन पर देखिए बच्चों, तो हम लोग बात कर रहे थे मुर्शिद कुली खान की, एंड ही वाज वेरी क्लेवर। अच्छा भाई, मुर्शिद कुली खान को हम लोग कहते हैं फाउंडर ऑफ फाउंडर ऑफ ऑटोनोमस स्टेट ऑफ बंगाल। ओके, बंगाल के स्वायत्त, इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं स्वायत्त, बंगाल के स्वायत्त राज्य संस्थापक कहते हैं हम लोग मुर्शिद कुली खान को। अच्छा, मुर्शिद कुली खान के बाद में और भी कई लोग पावर में आए। आपके बाद में एक बंदा आया अली वर्दी खान, काफी बाद में आया था अली वर्दी खान। और अली वर्दी खान जो है, इसका ग्रैंड सन था, स्क्रीन पर निगाह रखेंगे आप लोग, अली वर्दी खान का ग्रैंड सन था और इसका नाम था सिराजुद्दौला। क्या नाम था इसका? सिराजुद्दौला। अच्छा, ग्रैंड सन का मतलब यहां पर बेटे का बेटा मत समझ लेना, यहां पर इसका है सन ऑफ डॉटर ऑफ अली वर्दी खान। अली वर्दी खान की बेटी थी, उसका बेटा था सिराजुद्दौला, एंड ही केम इन पावर। ठीक है भाई, सिराजुद्दौला केम इन पावर। ओके, तो अभी अल्टीमेटली है क्या चीज, सिराजुद्दौला के पावर इन 1760 1756। ही केम इन पावर इन 1756। लेकिन ये पावर में आया तो जो अंग्रेज थे वो इसके पावर में आने से खुश नहीं थे। वो ये चाहते थे कि कोई ऐसा बंदा नवाब है जो हमारे हिसाब से काम करे। लेकिन सिराजुद्दौला ने अपने अकॉर्डिंगली काम करना शुरू किया। इसने अंग्रेजों के कई सारे इलीगल कंस्ट्रक्शंस थे, उन कंस्ट्रक्शंस को रोका कि आप ये कंस्ट्रक्शन यहां नहीं कर सकते। और इन सब वजहों से सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच में प्रॉब्लम्स हो गई। अच्छा भाई, सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच में जब प्रॉब्लम्स हुई, जरा आप लोग, हर्ष बेटा आप ईयर गलत लिख रहे हो, ईयर इसका होगा 1757। ठीक है, जरा स्क्रीन पर देखिए। ओके, आप जरा स्क्रीन पर देखिए गाइज, आप लोग यहां पर देखिएगा, ये देखिए एरिया है कलकत्ता का, आपको विजिबल होगा, फटाफट मेरे को बताइए, आपको विजिबल होगा? ठीक है, और ये देखिए यहां पर एरिया है प्लासी का, एंड ये है मुर्शिदाबाद, जो कि उस दौर में जो है राजधानी हुआ करती थी बंगाल की।
और ये है हुगली एरिया जहां पर अंग्रेजों की बस्तियां हुआ करती थी। ठीक है, अच्छा, अब सिराजुद्दौला पावर में आया और 1756 में इसने अंग्रेजों को इलीगल कंस्ट्रक्शन करने से रोका। अंग्रेज नहीं माने। सिराज और अंग्रेजों के बीच में एक छोटी सी फाइट हुई और सिराज ने अंग्रेजों को मार पीट करके भगा दिया। और अंग्रेज जो है, एक जगह थी फुल्टा, एक जगह है फुल्टा आइलैंड। फुल्टा आइलैंड एक जगह है और अभी वर्तमान में जो फुल्टा आइलैंड है यह पड़ता है उड़ीसा के अंदर पड़ता है फुल्टा। अच्छा, इस आइलैंड पे जाकर के अंग्रेज रुक गए और उन्होंने मैसेज भेजा मद्रास की तरफ। मद्रास से अंग्रेजों की हेल्प करने के लिए आया रॉबर्ट क्लाइव। अच्छा, रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में एक संधि हुई जिसे हम लोग कहते हैं ट्रीटी ऑफ अलीनगर। ये एग्जाम में तुम्हारे शायद पूछी गई है, ट्रीटी ऑफ अलीनगर। एक संधि हुई, अलीनगर की संधि, और यह संधि हुई 1757 की फरवरी में, फेब में हुई। अच्छा भाई, अब अलीनगर की संधि में इस बात को डिसाइड किया गया कि सिराजुद्दौला और अंग्रेज वो अपने अपने एरियाज में रहेंगे, एक दूसरे के एरियाज में इंटरवीन नहीं करेंगे। अच्छा भाई, ठीक है। तो अभी अल्टीमेटली यहां पर है क्या चीज कि सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच जब संधि हो गई तो मामला ऐसा हो गया कि स्टेटस क्वो, यथास्थिति को मेंटेन कर दिया गया कि अब एक दूसरे के एरिया में हमको इंटरवीन नहीं करना है, प्रॉब्लम्स नहीं क्रिएट करनी है। सिराजुद्दौला अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद, आप लोग मैप पर देख लीजिए, सिराजुद्दौला अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद वापस चला गया। अच्छा, सिराज के वापस जाने के बाद में यहाँ पे कॉन्स्पिरेसीज स्टार्ट हुई। सिराजुद्दौला का कमांडर था, उसका नाम था मीर जाफर, और मीर जाफर का यह प्लान था कि हम बंगाल के नवाब बनेंगे। मीर जाफर ने अंग्रेजों को यह ऑफर किया कि अगर रॉबर्ट क्लाइव हमारा साथ दे दे तो हम अंग्रेजों को बंगाल दिला सकते हैं। एंड रॉबर्ट क्लाइव को लगा इतना बड़ा राज्य, इतना धनी राज्य हमारे पास आ रहा है तो हम इस अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं कर सकते हैं, और यहीं से बैकग्राउंड बनता है बैटल ऑफ प्लासी का। इन बिटवीन, इसी आग को और बढ़ाने के लिए, टू ऐड द फ्यूल इन द फायर, एक थ्योरी आती है, एंड दिस थ्योरी इज नोन एज ब्लैक होल ट्रेजेडी। इस थ्योरी को हम लोग कहते हैं, मैं आगे बता देता हूं आपको। दिस थ्योरी इज नोन एज ब्लैक होल ट्रेजेडी। एंड ब्लैक होल ट्रेजेडी जो इंसिडेंट है, ये बहुत डिबेटेबल घटना है इंडियन हिस्ट्री की। कुछ लोग कहते हैं घटना हुई थी और कुछ लोग कहते हैं घटना नहीं हुई थी। ब्रिटिश कहते हैं घटना हुई थी। क्या हुआ था यहाँ पे जरा आप देखिए। अंग्रेजों का एक ऑफिसर था, उसने ये बताया। ऑफिसर का नाम क्या था? ऑफिसर का नाम था हॉलवेल। यू कैन सी द स्क्रीन। हॉलवेल वाज द ब्रिटिश ऑफिसर, एंड हॉलवेल ने यह बताया कि 1756 में सिराजुद्दौला ने जब हम लोगों को हराया तो इसने हमारे 146 लोगों को एक कमरे में कैद कर दिया, और इस कमरे के अंदर दम घुटने से 123 लोग मारे गए और बचे केवल 23। एंड दिस इंसिडेंट इज नोन एज ब्लैक होल ट्रेजेडी। इसी घटना को हम लोग हिस्ट्री में नाम देते हैं ब्लैक होल ट्रेजेडी। इंडियन हिस्टोरियंस कहते हैं कि ये एक प्रोपेगेंडा था सिराजुद्दौला को डिफेम करने के लिए, ताकि सिराजुद्दौला के खिलाफ युद्ध का माहौल बनाया जा सके। अच्छा, अभी सिराजुद्दौला वाज नॉट अवेयर अबाउट दिस, सिराजुद्दौला वाज नॉट अवेयर अबाउट दिस कि उसके खिलाफ इतनी कॉन्स्पिरेसीज हो रही हैं। 23 ऑफ जून 1757 का वो मनहूस दिन भी आता है जब बंगाल के अंदर में एक जगह है पलाशी। पलाशी एक्चुअली यहाँ इसका जो नाम था ना, वो नाम पलाशी था। अंग्रेज पलाशी बोल नहीं पाते थे तो नाम चेंज करके प्लासी कर दिया। पलाशी क्यों? पलाश के पेड़ थे यहाँ पे। पलाश एक पौधा होता है। आम का बाग था यहीं पास में ही। भागीरथी नदी यहाँ पर बहती थी इस एरिया के अंदर में। अगर मेरे पास में ना वो मैप अगर मेरे पास में है तो मैं आपको दिखाता हूं
किस तरीके से इनकी आर्मी का अरेंजमेंट था यहाँ पे, आप नहीं है, वो मैप यहाँ पे नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, मैप अगर नहीं है तो। अच्छा भाई, तो अब एक माहौल बन चुका था यहाँ पे युद्ध का। आपके एग्जाम में क्वेश्चन निकलता है, और क्वेश्चन निकलता है कि बैटल ऑफ प्लासी के अंदर में सिराजुद्दौला को कितने लोगों ने चीट किया, हाउ मेनी पीपल, और यहां पर कितने कॉन्स्पिरेटर्स थे। तो ये बिल्कुल गब्बर सिंह की तरह है भाई कि कितने आदमी थे। तो अभी यहां पर मैं कॉन्स्पिरेटर्स की अगर बात करूं बाकायदा, तो मीर जाफर था यहाँ पे, ये नाम आपको नोट्स में लिखे हुए मिल जाएंगे, ठीक है भाई। यहाँ पर मीर जाफर था, यहाँ पर एक बंदा था, इसका नाम था राय दुर्लभ, ये था। एक बंदा था यार लतीफ, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर जगत सेठ, यहाँ के बड़े जो बैंकर हुआ करते थे, ठीक है, वो बैंकर भी थे, ठीक है। तो ये सब लोग थे जिन्होंने मुख्य रूप से कॉन्स्पिरेसी की थी अगेंस्ट सिराजुद्दौला। अच्छा, जब युद्ध हुआ तो इस युद्ध के दौरान दो लोग थे, मीर मदन और मोहन लाल, जिन्होंने सिराज को सपोर्ट किया। अच्छा, इस पूरे के पूरा ये जो पूरा सीन हुआ, इसको मैं तुम्हें एक डायग्राम से बता देता हूं, तुम्हारे लिए थोड़ा सा और आसान हो जाएगा, ठीक है। चलिए जरा स्क्रीन पर देखिएगा आप लोग, और अब तो हाइलाइटर को लेना पड़ा, ठीक है। बैटल ऑफ प्लासी। अच्छा, एक बात मैं और बता दूं कि मैं लगातार देख रहा हूं कि कुछ लोग क्लासेस अब ऑफलाइन हो रहे हैं, और एक बात मैं यहां बता दूं कि जो लोग मेरे साथ एंड तक क्लास में रहेंगे, मैं डाउट्स उन्हीं के इंटरटेन करूंगा आगे। जो लोग क्लासेस जो है, जिनको लग रहा है ना कि उन्होंने अधिक पढ़ लिया, उनके डाउट्स मैं इंटरटेन नहीं करूंगा। बैटल ऑफ प्लासी 1757 कि अगर मुझसे आप अगली क्लास में आकर के प्लासी के बारे में पूछना शुरू करें, और जो बात मैंने अभी बता दी है, जो मुझे पता है, देखो टीचर को बहुत अच्छे से पता होता है कि कौन सा पॉइंट मुश्किल है और कौन सा पॉइंट इजी है, कहां बच्चा फंस सकता है और कहां पर बच्चा नासमझी कर रहा है। हजारों स्टूडेंट्स को पढ़ा चुका हूं यार ऑफलाइन के अंदर में, बत्रा सिनेमा के अंदर में क्लासेस चलती थी मेरी, फेसबुक के ऊपर वही पिक्चर लगा हुआ है। 1,500 बच्चों के ऑफलाइन के बैचेस पढ़ाए हैं। और एक बात ध्यान रखिएगा, जिस टीचर ने ऑफलाइन के अंदर इतना पढ़ाया हुआ हो ना, उसके पास इतना ज्यादा एक्सपीरियंस होता है ना चीजों का, चेहरा देख के समझ जाता है कई बार वो कि तुम्हारा एग्जाम निकलने वाला है भी कि नहीं। ओके, तो मैं शुद्ध रूप से ऑनलाइन का टीचर नहीं हूं, ये बात मैं एकदम क्लियर कर देना चाहता हूं। आई स्टार्टेड माई कैरियर एज ऑफलाइन टीचर। पिछले करीब 3-4 सालों से मेरा ऑनलाइन चल रहा है, ठीक है भाई। सो बहुत ध्यान से पढ़िएगा। और चलिए, बैटल ऑफ प्लासी की बात कर रहे थे, तो प्लासी का युद्ध कब हुआ? 1757 में हुआ। प्लासी जगह कहां पर है? प्लासी जगह है बंगाल के अंदर में। अच्छा भाई, अब जरा बात करते हैं पार्टीज की, ठीक है भाई। और सुजीत वाजपेयी, यही नाम है भैया। ओके, बैटल ऑफ प्लासी की बात करते हैं। तो एक तरफ था सिराजुद्दौला, कौन था एक तरफ? सिराजुद्दौला। और दूसरी तरफ था रॉबर्ट क्लाइव। सिराजुद्दौला का कमांडर था इसका सेनापति था मीर जाफर।
और मीर जाफर जो है ये था कॉन्स्पिरेटर। मीर जाफर जो है ये मिला हुआ था रॉबर्ट क्लाइव से। ही वॉज अ कॉन्स्पिरेटर, साजिश करता था ये, ठीक है। और ये जो मीर जाफर है इसी मीर जाफर का बेटा था और इसका नाम था मीरन। और एग्जैक्टली सिराजुद्दौला की जिसने हत्या की थी ना, वो बंदा कौन था? वो बंदा था मीरन। डू रिमेंबर दिस थिंग? मीर जाफर की हत्या युद्ध के मैदान में जिसने की थी, ही वाज सन ऑफ मीर जाफर मीरन, ही किल्ड सिराजुद्दौला। इस तरीके से सिराज का एंड हो गया, मीर जाफर बंगाल का नवाब बन गया। आप लोगों को यहां तक समझने में दिक्कत नहीं हुई होगी। अच्छा, अभी मीर जाफर ने जो है अंग्रेजों के हिसाब से काम करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है भाई। अभी मीर जाफर जब अंग्रेजों के हिसाब से यहाँ पे काम करेगा तो अंग्रेजों का कंट्रोल इसके ऊपर लगातार बढ़ता चला जाएगा। आप भी समझ रहे हैं कि मीर जाफर को बंगाल का नवाब किसने बनाया? बताइएगा, मीर जाफर को बंगाल का नवाब किसने बनाया? अंग्रेजों ने बनाया। तो बहुत जाहिर सी बात है कि मीर जाफर किसके अकॉर्डिंग काम करने वाला है? अंग्रेजों के अकॉर्डिंग काम करने वाला है, ठीक है। मैं काम करता हूं, मैं आपको यहां पे वो कर देता हूं चीजें, ठीक है, तो थोड़ा सा और आसानी से हो जाएगा। ये देखिए, आप लोग जरा स्क्रीन पर देखिए, यहाँ पे मीर जाफर बंगाल का नवाब 2 बार बना, 1757 से 60 और 1763 से 65, 2 बार नवाब बना है मीर जाफर। और मीर जाफर ने 24 परगना, एक जगह है 24 परगना, जगह है आज भी है, अक्सर न्यूज में आता रहता है 24 परगना, साउथ 24 परगना, इसकी जमींदारी मीर जाफर ने अंग्रेजों को दे दी। अच्छा भाई, इसके बाद में जब अंग्रेजों को इस बात का एहसास हुआ कि मीर जाफर से हमको अब फायदा नहीं मिल रहा, तो उन्होंने नवाब किसे बना दिया? मीर कासिम को। और मीर कासिम बंगाल का नवाब कब से कब तक रहा? 1760 से 63 तक नवाब रहा मीर कासिम। बट मीर कासिम वॉज वेरी क्लेवर। मीर कासिम इस बात को जानता था कि अंग्रेज बंगाल को लूट रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं, और ऐसे में मीर कासिम ने अपने आप को अंग्रेजों के इन्फ्लुएंस से बाहर निकालने के लिए अपनी कैपिटल को मुर्शिदाबाद से मुंगेर ट्रांसफर कर दिया। मुर्शिदाबाद जो है, मुर्शिदाबाद जगह कहां पर है? पश्चिम बंगाल के अंदर में है। और मुंगेर जो है, दिस इज अ प्लेस इन बिहार। अच्छा भाई, ये जो बंदा है मीर कासिम, इसने मुंगेर के अंदर में एक ऑर्डिनेंस फैक्ट्री भी लगा दी, एक शस्त्र कारखाना भी लगा दिया, एक शस्त्र कारखाना भी स्टैब्लिश कर दिया। और अंग्रेजों ने इसके पीछे में अपने लोग लगा रखे थे। अंग्रेजों को जैसे मालूम चला कि ये हथियार बना रहा है, अपनी ताकत बढ़ा रहा है, तो अंग्रेजों ने मीर कासिम के फैक्ट्री में आग लगवा दी, मीर कासिम के ऊपर में इन्होंने अटैक करवा दिया। अच्छा, और इस तरीके से मीर कासिम और अंग्रेजों के बीच प्रॉब्लम इतनी ज्यादा बढ़ गई कि ये चीजें लेकर के जाती हैं बैटल ऑफ बक्सर के ऊपर में। अब ध्यान दीजिएगा, बैटल ऑफ प्लासी एंड बैटल ऑफ बक्सर दोनों इंटरलिंक्ड हैं। हम लोग हिस्ट्री में ऐसे कहते हैं, बैटल ऑफ प्लासी एंड बैटल ऑफ बक्सर बोथ वर ट्विन बैटल्स। दोनों क्या थे? दोनों जुड़वा युद्ध थे, ट्विन बैटल्स थे दोनों। अच्छा भाई, मीर कासिम जो है, दस्तक एक चीज, एक फ्री पास हुआ करता था, दस्तक को लेकर के बैटल ऑफ बक्सर का एकदम माहौल बन गया। अब दस्तक चीज क्या है, जरा आप लोग पहले वो समझिए। देखिए, दस्तक यार कुछ नहीं थी, बेसिकली एक किस्म का फ्री ट्रेडिंग पास था, जो कि अंग्रेजों को मुगल बादशाहों से पहले हासिल हुआ था। तो अंग्रेज क्या करते थे? इस पास का मिसयूज करते थे। वो पास तो था अंग्रेजों के लिए, लेकिन अंग्रेज क्या करते थे? इसको बाकी लोगों को बेच देते थे, पैसे कमाते थे, और इससे जो नवाब थे बंगाल के, उनको टैक्स का लॉस होता था। मीर कासिम ने अंग्रेजों को बोला कि इसका मिसयूज आप लोग मत कीजिए। अंग्रेज नहीं माने, और ऐसे में इन दोनों के बीच में प्रॉब्लम, टेंशन बढ़ती चली गई। मीर कासिम के ऊपर में हमले हो गए,
मीर कासिम जान बचा करके भाग गया, बंगाल छोड़ दिया उसने। बंगाल छोड़ करके वो कहां पहुंच गया? उत्तर प्रदेश चला गया, अवध चला गया। और अवध का जो नवाब हुआ करता था एट दैट टाइम, उसका नाम था शुजाउद्दौला। आप लोग स्क्रीन पर देखिएगा बच्चों, गाइस सी ऑन द स्क्रीन, और डोंट गेट कंफ्यूज, ये शुजाउद्दौला है। आप में से कई लोग पूछते हैं कि सर सिराजुद्दौला शुजाउद्दौला अलग अलग है, तो बिल्कुल अलग अलग है। आप नाम देखो, वो सिराज था, ये शुजा है। अच्छा भाई, कौन था ये शुजाउद्दौला? अवध का नवाब था। मीर कासिम इसके दरबार में चला गया। अच्छा, मीर कासिम और शुजाउद्दौला ने प्लान बनाया कि ये मिल करके अंग्रेजों को मारेंगे। क्यों मारेंगे भाई? शुजाउद्दौला क्यों साथ देगा मीर कासिम का? देन डू रिमेंबर दिस थिंग कि शुजाउद्दौला जो है वो भी इस बात को देख रहा था कि अगर आज अंग्रेजों ने टारगेट किया है बंगाल को, तो फॉर श्योर कल वो टारगेट करेंगे अवध को, क्योंकि अवध बंगाल से जुड़ा हुआ था। अच्छा भाई, अभी अल्टीमेटली यहां पर है क्या चीज? एक बंदा और था, मुगल एम्परर था शाह आलम सेकेंड। अच्छा, आप लोग जरा मुझे बताओ, मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्या बताया था आपको? मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था मुगलों की पावर कम है कि ज्यादा। फटाफट आप लोग रिप्लाई करो कमेंट सेक्शन में कि मुगलों की पावर, ये जो मुगल एम्परर शाह आलम सेकेंड है, ये वीक होने वाला है या स्ट्रांग होने वाला है? जल्दी जल्दी मुझे बताओ, कितना तुम्हें याद रहा? बिल्कुल परफेक्ट आंसर्स किए आप लोगों ने कि शाह आलम सेकंड की तो पावर कम होने वाली है, एंड डेफिनेटली दिस इज वेरी करेक्ट। शाह आलम सेकंड ही वाज नेम सेक एम्परर, नाम मात्र का राजा था, जैसे कि मनमोहन जी नाम मात्र के प्रधानमंत्री थे। अच्छा भाई, तो अभी यहां पर है क्या चीज? एक अलायंस बना, बैटल ऑफ बक्सर के अंदर में एक अलायंस बना। और जो इंडियन, जरा स्क्रीन पर आप लोग ध्यान दे लेंगे बच्चों, सी ऑन द स्क्रीन, इंडियन ग्रुप जो था, इंडियन ग्रुप के अंदर में करीब 50,000 की सेना थी, 50,000 की आर्मी थी। अक्टूबर का महीना, और बक्सर बिहार के अंदर पड़ता है, यूपी बिहार का बॉर्डर है, गंगा नदी के पास का क्षेत्र। बनारस के आसपास से होती हुई जब इंडियन फौजें गुजरी, तो बनारस का उस समय नवाब था बलवंत राय, और बलवंत राय ने गद्दारी कर दी। बलवंत राय ने इंडियन आर्मी की पूरी जानकारी दे दी अंग्रेजों को। बलवंत राय को लगा कि ये तो सारे मुस्लिम्स हैं, टारगेट कर लेते हैं, ये हिंदू मुस्लिम तब भी था, और इसी हिंदू मुस्लिम ने हमारी लंका लगाई बार बार। अच्छा, उसने हिंदू मुस्लिम देख करके ना साथ दे दिया अंग्रेजों का। अंग्रेजों को हमारी फौजों की पूरी जानकारी मिल गई। हेक्टर मुनरो, मेजर हेक्टर मुनरो वेट कर रहा था अपने 7,000 सैनिकों के साथ में हमारा। करीब 1 घंटा 20 मिनट लड़ाई चली, जस्ट 1 hour and 20 minutes। और इस 1 घंटे 20 मिनट की लड़ाई में मीर कासिम को वही मार दिया गया। हमारी 50,000 की फौज पूरी तितर बितर हो गई और अंग्रेज जीत गए। शुजाउद्दौला और शाह आलम सेकंड को दोनों को कैद कर लिया गया। और इसी बीच शुजाउद्दौला और शाह आलम सेकंड का क्या करें, अंग्रेजों समझ ही नहीं आया कि क्या हो गया। अरे यार, जैकपॉट लग गया। अरे बात समझ में, तुमका दिमाग खराब हो, आप करें क्या? जीत तो लिया बंगाल। रॉबर्ट क्लाइव लंदन गया, अपने मालिकों से, ईस्ट इंडिया कंपनी के जो मालिक थे उन मालिकों से बात करने के लिए कि बंगाल जीत लिया है, नाउ व्हाट टू डू। और वहां से लौट करके आता है तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी के मालिक थे उन्होंने कहा कि ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया के अंदर में एडमिनिस्ट्रेशन नहीं देगी, प्रशासन नहीं देखेगी। ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया के अंदर में केवल व्यापार करेगी। आ रही बात समझ में? ओके, सो अभी अल्टीमेटली यहां पर है क्या चीज? ओहो, कुशाग्र, इतना उत्साह। ओके, तो अभी अल्टीमेटली यहां पर है क्या चीज? आप हर्ष, बहुत सिंपल सा जो है आंसर है इसका कि ब्रिटिश के, मैंने अभी एक क्वेश्चन डील भी किया था वैसे आप लोगों के साथ में। ब्रिटिश आर्मी के पास अच्छे वेपन्स थे, उनके पास में अच्छी ट्रेनिंग थी, और ये सब चीजें थी जो उनको हमारी आर्मी के ऊपर में एक एज दे रही थी। हमारी आर्मी के पास नंबर तो काफी थे, लेकिन सिर्फ नंबर ही थे हमारे पास में, ना तो ट्रेनिंग थी और ना ही अच्छे वेपन्स थे। इलाहाबाद के अंदर में 1765 में, ये ईयर यहाँ पे देखो,
मैं बता दूं यार कि तुमको जो ये पीडीएफ है ये स्टूडेंट्स के क्लास के नोट्स हैं, तो यहाँ पे कई जगहों पे ना इन लोगों ने गलत लिख रखी हैं चीजें, ठीक है, मैं सही कर देता हूं, आप लोग बिल्कुल परेशान मत होइए। ये ईयर जो है, एक सेकंड रुकिए, ठीक, ये ईयर गलत है, संधिया हुई थी 1765 में। अच्छा भाई, 1765 के अगस्त के महीने में संधियां हुई। पहली संधि हुई रॉबर्ट क्लाइव और शाह आलम सेकंड के बीच में, और सॉरी, और दूसरी संधि हुई शुजाउद्दौला के साथ में। शुजाउद्दौला के ऊपर में करीब 50 लाख का अंग्रेजों ने एक जुर्माना लगाया, ठीक है भाई। शुजाउद्दौला के ऊपर में अंग्रेजों ने 50 लाख रुपए का एक जुर्माना लगाया उनके ऊपर में, ठीक है भाई। बेटा मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री चल रहा है, यूरोपियन कंपनीज खत्म कर दिया था, बंगाल पढ़ा रहा हूं, दैट्स इट। और बंगाल अभी खत्म हो जाएगा 2 मिनट में, खत्म होने की तरफ है, एंड पे आ चुका है बंगाल। अच्छा भाई, तो अभी अल्टीमेटली यहां पर है क्या चीज कि हम लोग बात कर रहे थे इलाहाबाद के संधियों की बात कर रहे थे। इलाहाबाद के संधियों में एग्जाम में क्वेश्चन निकलते हैं कौन सी संधि किसके साथ में हुई। तो इलाहाबाद की जो पहली संधि वो हुई शाह आलम सेकंड के साथ में, और दूसरी संधि हुई शुजाउद्दौला के साथ में। शाह आलम सेकंड जो है इसने बंगाल, बिहार और उड़ीसा का दीवानी राइट, दीवानी का मतलब होता है टैक्स कलेक्शन, मतलब शाह आलम सेकंड ने अंग्रेजों को यह कहा कि अब बंगाल, बिहार और उड़ीसा के अंदर में जो टैक्स कलेक्शन का काम है वो तुम लोग कर सकते हो। इस तरीके से बंगाल, बिहार और उड़ीसा की जो जनता है उसको अंग्रेजों के रहमो करम पर छोड़ दिया गया। और वैसे भी ये निकम्मा है, इसके हाथ में तो वैसे ही कुछ नहीं है। शुजाउद्दौला पावरफुल था, लेकिन अभी वो भी हिट विकेट हो चुका है, वो भी आउट हो चुका है, और इस तरीके से बंगाल के ऊपर में अंग्रेजों का डायरेक्टली कब्जा हो गया। मुगल एम्परर, डू रिमेंबर दिस थिंग, जरा ध्यान दीजिएगा इंडिया की पॉलिटिक्स में कितना बड़ा चेंज हो गया गाइस। मुगल एम्परर जहांगीर के दरबार में अंग्रेज हाथ जोड़े खड़े थे, जहां पनाह व्यापार करने की परमिशन दे दीजिए। और अभी आप देखो सिचुएशन कैसी बन गई है कि मुगल एम्परर, उन्हीं मुगलों के खानदान में, उसी जहांगीर के खानदान में एक बंदा आया है शाह आलम सेकंड, और वो कैद में किसकी है? अंग्रेजों की। तो आप समझ सकते हैं इंडिया की पॉलिटिकल इक्वेशंस अपसाइड डाउन हो चुकी हैं पूरी की पूरी। और अब आप लोग मुझे बताइए कि क्या हिंदुस्तान अपनी बर्बादी की तरफ आगे बढ़ चुका? बैटल ऑफ बक्सर होने के बाद में हिंदुस्तान की बर्बादी क्या कंफर्म हो गई थी? आप लोग मुझे बताएंगे। ओके, चलिए, ये ट्रीटीज ऑफ इलाहाबाद के बारे में है। अब अंग्रेजों ने इसके बाद में बिल्कुल सही जवाब दिया है आप लोगों ने कि बिल्कुल हमारे देश की बर्बादी एकदम तय हो चुकी थी यहाँ पे, और अंग्रेजों ने बंगाल को बहुत बुरी तरीके से लूटना शुरू किया। और बंगाल के अंदर में एक सिस्टम इंप्लीमेंट किया गया जिसको हम लोग कहते हैं द्वैध शासन। बंगाल के अंदर में द्वैध शासन 1765 में। डायरकी में क्या था? डायरकी में था ये कि जो बंगाल का रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन है, जो लगान वगैरह वसूलने का काम है, वो कौन करेगा? मैं यहां लिख देता हूं, आप लोग बिल्कुल परेशान मत होइए। रेवेन्यू जो एडमिनिस्ट्रेशन है, लगान वसूली का जो काम है, वो कौन कर रहा था बंगाल के अंदर में? रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन का काम देख रही थी ईस्ट इंडिया कंपनी। और जो एक निजामत है, जिसको हम लोग निजामत कहते हैं, या सिंपली आप कह लो प्रशासन कह लो, एडमिनिस्ट्रेशन कह लो, ये काम कौन देख रहा था? नवाब देख रहा था। और नवाब के हाथों में कोई पावर नहीं थी। रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन को टेक्निकल लैंग्वेज में हम लोग कहते हैं दीवानी। अब आप लोग ये बताओ कि बंगाल का राज्य तो एक है, बंगाल का स्टेट तो एक था, लेकिन शासन करने वाले कितने हो गए? 2 हो गए। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं? डायरकी कहते हैं। फटाफट आप मुझे बताओ कि पहले आपको डायरकी का कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं?
जब एक राज्य के अंदर में दो लोग शासन करते हैं तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, डायरकी। फटाफट रिप्लाई कीजिए। मैं यहां लिख भी देता हूं, रूल बाय टू। दो लोगों का शासन। वेरी गुड गाइस, बहुत अच्छे। सो डायरकी का जो आइडिया था, ये आइडिया कौन लाया था, लियो कार्टियस लाया था इस आइडिया को। इस आइडिया को इंप्लीमेंट किया था रॉबर्ट क्लाइव ने। लेकिन जब बाद में अंग्रेजों की पावर बढ़ी तो उन्होंने डायरकी को एंड कर दिया। और डायरकी को एंड किसने किया था, वॉरेन हेस्टिंग्स ने, इन द ईयर 1772। और जिस समय डायरकी को लागू किया गया था उस समय बंगाल नवाब था नजमुद्दौला। उस समय बंगाल का नवाब कौन था, नजमुद्दौला। ठीक है भाई, तो ये कुछ मुद्दे थे बंगाल के लिए। और बंगाल हमारे हाथ से निकल चुका है, ये आप लोगों ने देख लिया। और बंगाल, अगर बंगाल, जरा बच्चों ध्यान से सुनना, अगर बंगाल हमारे हाथ से चला गया तो पूरा इंडिया हमारे हाथ से अब जाने वाला है कि नहीं। बिकॉज बंगाल वाज द हार्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमी। भारतीय अर्थव्यवस्था का, इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन का जो हार्ट था वो क्या था, बंगाल था। दिस वाज द रिचेस्ट एंड लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया। और भारत के ऊपर कब्जा करने का रास्ता कहां से निकलता था, बंगाल से निकलता था। आप लोग फटाफट मुझे बता दो कि बंगाल और ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रांसीसी, कैनेटिक वॉर्स, ये जो मुद्दे मैंने आज डील किए हैं ये सारे समझ में आ गए आपको। एक बार आप रिवीजन कर लेंगे इनका बहुत बढ़िया से, चीजें और शार्प क्लियर हो जाएंगी आपको। मुरारी, ये देख लीजिए स्क्रीन पर। जतिन बिल्कुल कर सकते हैं। ओके, चलिए भाई, ठीक है। अब आपके कुछ एक डाउट्स मैं जरा इंटरटेन कर लेता हूं और उसके बाद में हम लोग सेशन को खत्म करते हैं अपने। हेलो, बोलो बेटा। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। सर मैंने ये पूछना है, जो आपने करवाया इसी नोट्स में से करूँ या कुछ और भी करने की जरूरत है? बेटा इससे अधिक करने का समय ही नहीं है। सिर्फ कोई और बुक नहीं पढ़नी? बिल्कुल नहीं। और सर चाहो तो एनसीईआरटी देख लो, ठीक है। इफ यू विश टू डू एनसीईआरटी, अगर आपको लगता है कि आप एनसीईआरटी कर सकते हैं, ठीक है, तो आप एनसीईआरटी देख लीजिए एक बारी, ठीक है बेटा। चल जाएगा? हाँ बेटा, इस इसमें काम चल जाएगा? बिल्कुल चलेगा, क्यों नहीं चलेगा। और सर मेरी ना फर्स्ट क्लास है, तो मुझे ये बता दो कि आज से पहले कितनी क्लास हो चुकी है? बेटा 2 क्लासेस हो चुकी हैं, उनके एक बारी वीडियोस चेक कर लेना हमारी वेबसाइट पर, ठीक है। और सर पीडीएफ में सारा कुछ है जो क्लासेस में पढ़ाया है? हाँ, जितना मैंने आपको, देखो अब जब मैं स्टोरी बताता हूँ तो बड़ी ढेर सारी बातें लिखवाऊं, है ना, उसमें बताता हूँ वहां तो। लेकिन जो एग्जाम के लिए जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जितने एग्जाम के पॉइंट्स हैं, ठीक है, वो सब आपको लिखे मिलेंगे पीडीएफ में। फाइन। ओके, और जो रह गए वो इम्पोर्टेंट नहीं है, मतलब वो नहीं आएंगे? वो पार्ट ऑफ स्टोरी होते हैं। ओके, ठीक है। ओके बेटा, थैंक यू सर। मोस्ट वेलकम। बोलिए हर्ष। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग हर्षित, बताइए। मैं ये पूछना था सर, जो पीडीएफ सर भेज रहे हैं सर,
इसी को लर्न कर लें कि जो नोट्स आप स्टोरी के बीच में बताते हैं वो पॉइंट कॉपी पर लिख के उनको भी लर्न कर लें? देखो बेटा, मैं तुमको पीडीएफ भेज दूंगा, उसमें सब कुछ लिखा हुआ होगा, ठीक है। जी। लेकिन मेरी एक एडवाइस ये होती है आप सभी लोगों को, जो लोग मुझे सुन रहे हैं, मैं सबको बताना चाहूंगा कि ये क्वेश्चन मुझसे बार बार ना पूछिए, ठीक है। आप सब लोग सुन लीजिए बच्चों, कि आप लोग अगर वन लाइनर नोट्स खुद से बना लोगे ना, देखो रिकॉर्डेड लेक्चर अवेलेबल होंगे हमारी वेबसाइट पर, ठीक है। तो जी। उनको दोबारा से देख करके, या जो पीडीएफ आपको मिल रही है उनको देख करके, अगर आप लोग वन लाइनर नोट्स बना लेते हैं तो बहुत अच्छा होगा। एग्जाम के टाइम पे क्विक रिवीजन में बहुत हेल्प रहेगा आप लोगों के लिए, ठीक है। जी। ओके ओके। हेलो। हाँ बोलिए अविनाश। हाँ सर, मैं ये जानना चाह रहा था कि डायरकी को किस ईयर में खत्म किया गया था? 1765 में अविनाश। 65 में। और सर इसे खत्म किसने किया था? वॉरेन हेस्टिंग 1772। ओके सर, थैंक यू सर। ओके। सत्यम हेलो, बोलिए जल्दी से बेटा। गुड इवनिंग सर। सर Good थोड़ा सा evening। डायरेक्ट का स्टार्टिंग बता सकते हैं क्या थोड़ा सी? देखो, पूछना क्या है, तुम डाउट पूछो ना बेटा एक बार अपना स्पेसिफिकली। सर ये डायरेक्टी की स्टार्टिंग मेरे को समझ नहीं आया कि जो दो देखो, दो दो लोग रूल कर रहे हैं कौन कौन थे? ओके ओके, देखो आपको जब पीडीएफ मिलेगा तो वहां भी देखना एक बारी आप, ठीक है। और एक सेकंड रुको, मैं आपको स्लाइड दिखा देता हूँ वाली। एक सेकंड रुकना, मैं स्लाइड पे यही आसपास ही थे हम लोग। स्क्रीन विजिबल है आपको, पहले ये बताओ। यस सर, यस सर। ओके, विजिबल है। तो अब यहाँ पर देखो आप, दीवानी लिखा हुआ है। जो यस सर। रेवेन्यू कलेक्शन का जो काम था वो ईस्ट इंडिया कंपनी कर रही थी यहाँ पे, ठीक है। हाँ हाँ सर। प्रॉपर जो एक एडमिनिस्ट्रेशन होता है, निजामत वगैरह का जो काम है, वो नवाब देख रहा था, ठीक है। तो राज्य एक हो गया, शासन करने वाले कितने हो गए? दो हो गए, दो। ठीक है। अब एक बात यहाँ और ध्यान देना, आप अपने कॉमन सेंस से बताओ मुझे कि क्या नवाब के हाथों में रियल पावर थी? क्या नहीं। नवाब के हाथों में रियल पावर थी? नहीं सर। नहीं थी ना? रेवेन्यू तो कनेक्ट कर लेते। नहीं, आप मेरी बात का जवाब नहीं दे रहे हैं। मैं पूछ रहा हूँ कि क्या नवाब जो था बंगाल का उस समय, नजमुद्दौला, नजमुद्दौला के हाथों में यस रियल सर। पावर थी क्या? पहले ये बताओ आप। नहीं नहीं। उसके हाथों में रियल पावर नहीं है, एग्जैक्टली। नहीं थी। तो उसको एक पपेट के तौर पर रखा हुआ था अंग्रेजों ने, दिखाने के लिए बस, यस सर। ठीक है। और बंगाल की लूट की जा रही थी खुल्लम खुल्ला। हाँ। इसी को हम लोग कहते हैं डायरार्की की। राज्य एक था, शासन करने वाले कितने दिख रहे थे? दो। एक तरफ ईस्ट इंडिया कंपनी दिख रही थी, एक तरफ नवाब दिख रहा था। हाँ। समझ में? अब यस सर। इसमें फैक्चुअल पॉइंट्स हैं कि इसका आइडिया लियोकार्टिस का था, इंप्लीमेंट क्लाइव ने किया, खत्म वॉरेन हेस्टिंग्स ने किया, नवाब का नजमुद्दौला। दैट्स इट। ठीक ठीक ठीक। ठीक है। थैंक यू, थैंक यू। ओके डियर। हेलो, गुड इवनिंग सर। हाँ, गुड इवनिंग। सर ये इसी स्लाइड पे जो रिवेन्यू एडमिन के सामने ईआईसी लिखा है, ये क्या है? ईस्ट इंडिया कंपनी। अच्छा सर, और सर मुझे सेकंड कर्नाटिक वॉर में पूछना था, रीजन क्या था? सेकेंड कर्नाटिक वॉर का रीजन था कि जो मॉरिशस वगैरह का एरिया था ना, यस मॉरिशस सर। वगैरह का जो एरिया था, यस सर। पर अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों के कुछ जहाजों को कैप्चर कर लिया था, ठीक अच्छा, है। क्योंकि वो ट्रेड कर रहे थे वहां पे। एग्जैक्टली, वो ट्रेड राइवलरी थी उनकी, ठीक है। ओके और ओके। वहां पर ऐसी आग लगी कि सेकेंड कर्नाटिक वॉर हो गया, ठीक है। ठीक है सर। और जो सर फर्स्ट कर्नाटिक वॉर था, वहां पे ऑस्ट्रिया का सक्सेशन चल रहा था। हाँ, वो यूरोप में हुआ था, ऑस्ट्रिया का इशू था वहां। ठीक है ठीक है, थैंक यू सर। ओके ओके।
गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग आदित्य। सर मुझे ना फ्रेंच और ब्रिटिश के जो बीच में सर वॉर शुरू हुआ था उसमें ने आपको लगा था पार्टी अलग अलग किया था। इंडिया का जो लोकल लीडर वो लोग पार्टी बन गए थे, वो मुझे नहीं समझ में आता। आदित्य तुम्हारी आवाज नहीं आ रही मुझे। सर मैं कह रहा था कि आपने ब्रिटिश और फ्रेंच के बारे में बताया था कि वो दोनों वॉर हुआ था तो यहाँ के लोकल लीडर जो थे वो पार्टी बना लिए थे, फ्रेंच के तरफ चले गए थे, ब्रिटिश के तरफ चले आए थे। हेलो विशाल जी मीटिंग एंड कर दीजिए।